करने की राय दी है? यहाँ पर अगर देखें मार्केट में काफी अच्छा करेक्शन हमें सुबह से देखने को मिल रहा है। ये एक हम कोशियस अप्रोच बताना चाहेंगे कि मार्केट में चल रही है। यहाँ पर कोई भी पोजीशंस कैरी नहीं करना चाहता है यूपी इलेक्शन के रिजल्ट से पहले। दूसरा, मार्केट में एक बहुत अच्छा टेक्निकल सपोर्ट है 5240 के आसपास। हम ये देख रहे हैं कि जब तक मार्केट उसके ऊपर टिका हुआ है, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकल कर आएंगी। अगर जो कल रिजल्ट मार्केट के फेवर में आ जाते हैं, जैसा कि पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि या तो गवर्नमेंट स्टेबल आ जाए, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आ जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको डायरेक्शन मिल सके, पॉलिसी फ्रेमवर्क काफी अच्छे से काम कर सके, तो वहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रीबाउंड हो सकता है। कल मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। एक तो वॉलेटाइल सेशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज काफी रह सकती है कल की मार्केट में, जैसे कि हमने आज भी देखा है एडीएजी पैक्ट में काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। जेपी ग्रुप में भी काफी अच्छे मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्शन से काफी क्लोजली आई बिलीव मूवमेंट ट्रैक करना चाहेंगे। तो यहां पर एक काफी क्लोज आपको नजर रखनी चाहिए। रिलायंस पावर एक स्टॉक है जहां पर हम नजर बनाए हुए हैं। अगर जो ये स्टॉक आज 135 के आसपास की क्लोजिंग देता है तो इसमें आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 124 और टारगेट इसमें 155 के आसपास रहेगा विद इन 3 डेज। विद इन 3 डेज 155 का लक्ष्य है। इट्स अ ह्यूज टारगेट। खैर विवेक, अगर मिड कैप में मैं आपसे कुछ स्टेट पूछूं विद इन द शुगर स्पेस, क्योंकि अगर बदलाव होता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव, महाजन साहब आप क्या कहेंगे? शुगर काउंटर्स में आप टेक्निकली क्या करना चाहेंगे या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से? Actually, sugar is a cyclical sector where the risk return is not in your favor, other than the political development. Political development, yes, people are trying to punt on maybe one or the other stocks in UP, but it does not give comfort. There are other better plays in the market. ऐसे risky bet ये temporary लेने की क्या जरूरत है? As a result, at least I am avoiding sugar stocks. But Mr. महाजन, मैं अगर दूसरे एंगल से देखूं कि ठीक है साहब, लीव शुगर फॉर द टाइमिंग, आप मानते हैं कि शुगर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन ही है, साइकिल इंडस्ट्री है, लेकिन अगर मैं आज के एडीएजी के इस मूव को, जयप्रकाश की इस टेंशन को और साथ ही साथ कल के नतीजों के सीजन को छोड़ के सीधे मार्केट बिहेवियर पर बात करूं कि मार्केट अब अगर प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा रहा है तो क्या डिफेंसिव की तरफ चलना चाहिए? अब स्टॉक्स लाइक आईटीसी, एचयूएल, ग्लेनमार्क, बायोकॉन, ल्यूपिन, डॉट रेडिस, सन फार्मा, रिनबेक्सी, सिप्ला, क्या इनकी तरफ थोड़ा मूव करना चाहिए? Definitely not. Actually, do not look at only this election result. Yes, election result will set the tone in the near term. Lekin two major events due in the middle of this month. One is the RBI credit policy and the other one is budget. So I think uska kafi role रहेगा as far as the stock movements are concerned. Yes, the mid cap stocks or even the frontline have seen a very smart pullback. The pullback could be anything from something like 20% to 50 or 70% from the recent lows or December lows, but we should not forget that they are pretty low from their all-time highs. We believe this is a good time to buy into this space. As we discussed earlier, 5180 का stop loss समझ के चलना चाहिए and use this opportunity to cherry pick the stock and create a portfolio. We discussed earlier, अगर frontline stock देखते हैं तो SDFC after the deal it has corrected big time. After the one of the major shareholders got out, the stock has corrected big time. ये level पे शायद बहुत attractively priced है. Kane India, another stock which had seen a recent high of 400 rupees or thereabout, quoting at sub 370 level. I think it should be a buy. Tata Motor continues to do well. Their international sales, particularly Jaguar Land Rover, seem to be doing pretty well. That is another stock which will be on my buy radar. We discussed earlier, उसमें actually DVR लेना चाहिए, which should give a decent return. Banking stock we believe should be accumulated slowly and gradually. और mid cap में quality mid cap stocks, you should use this volatility to buy into that space. धर्मेश, आपसे राय चाहूंगा, आपकी बैंकिंग या फिर रेट सेंसिटिव को लेकर राय क्या है? क्योंकि देखिए मार्च में रेट कट हो, माइट बी, आई मीन देखिए सीआर कट हो, क्योंकि लिक्विडिटी की जो स्थिति है उसको देखते हुए सीआर कट पॉसिबल है, बट एज फार एज रेपो एंड रिवर्स रेपो इज कंसर्न, वो थोड़ा देर में हो सकता था, लेकिन वो देर थोड़ी सी और खिंच जाए इसकी पॉसिबिलिटी अब क्रूड को देख के लगती है। ऐसे में आप रियल एस्टेट, आप ऑटो, आप बैंकिंग और कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर जिन पर ब्याज लागत बहुत बड़ी है बीते करीब 1-1.5 साल में, उन पर आपका आउटलुक क्या होगा?
जी देखिए, कल जैसे ही नतीजे बाहर आ गए और कहीं ना कहीं कांग्रेस किंग मेकर साबित होती है, तो डेफिनेटली मैं बैंकिंग, पावर और इंफ्रा में बाइंग करूंगा, और एट इरेस्पेक्टिव जो भी लेवल्स होंगे वहां पे मैं डेफिनेट बाइंग करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रैली हमने देखी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से स्टार्ट हो गई, बैंकिंग में स्प्रेड हो गई, और फिर पावर में हमने देखा कि सब स्टॉक 20-20%, 2-2, 3-3 दिन चले, और सब ऑल ऑफ द पावर स्टॉक्स इज अराउंड 60 to 70% अप फ्रॉम इट्स लोएस्ट लेवल। तो मैं समझता हूं कि अगर मार्केट में रैली होना है तो यही 3 मोमेंटस सेक्टर है जो मोमेंटम देंगे मार्केट को, और लेकिन ये प्योरली डिपेंड करेगा कि कांग्रेस किंग मेकर बनना चाहिए। अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अगर समाजवादी पार्टी उभर कर आ जाती है तो शायद मार्केट फिर यो होगा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर किंग मेकर बन जाती है, चाहे बीएसपी को सपोर्ट करे चाहे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करके, तो बाजार में हम प्री बजट रैली देख सकते हैं। बजट का क्या हाल होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास बहुत, माने प्रणब मुखर्जी साहब के पास बहुत कम जगह है कुछ दे पाने का। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच आउट ऑफ बजट। पॉलिसी स्टेटमेंट डेफिनेटली देखेंगे। आरबीआई पॉलिसी का जहां तक सवाल है, सीआरआर कट इज टेकन ग्रांटेड, आना ही है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट, जैसे आपने क्रूड के बारे में जो टिप्पणी की, अभी जैसे फ्यूल प्राइस हाइक, अगर समझिए इनको समाजवादी पार्टी या बीएसपी का सपोर्ट बैक टू बैक सेंटर में मिलता है तो आसानी से क्रूड प्राइस हम यहां पे देखेंगे, क्रूड प्राइस का इफेक्ट डीजल और पेट्रोल में आ जाएगा, जो होना बहुत जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है कि अगर प्राइस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा दिए गए तो फिर उनके लिए रिवर्स रेपो को कम करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सीआरआर जो है वो कम होना डेफिनेट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऑल इन ऑल बैंकिंग को लेकर के मैं काफी बुलिश हूं, लेकिन आई वुड लाइक टू वेट अनदर 24 आवर्स। मैं नतीजे देखने के बाद ही चढ़ूंगा बाजार में। मिस्टर महाजन, आखिरी प्रश्न आपसे, आप इन तीनों सेक्टर्स में से जिन पे मैंने राय मांगी धर्मेश की, आप कुछ पिक करना चाहेंगे? एनी स्टॉक यू वुड लाइक टू पिक अमंग द बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट एंड द कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस? जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है उसमें आई डिस्कस अर्लियर, आई विल बी अ बायर इन बोथ आईआरबी एंड आईटीएनएल, दैट इज आईएलएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। बैंकिंग स्पेस में एक्सिस बैंक इज वन स्टॉक व्हिच कैन बी लुक्ड एट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1120। अगर आपको मिड कैप या मिड कैप बैंकिंग स्पेस में जाना है तो साउथ इंडिया बैंक कुड ऑफर ए डिसेंट रिटर्न इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट सम 25 half or thereabout. We believe this stock has a potential to go up to something like 28 to 30 rupees plus. Other than that, we spoke about banking, infra, Capital goods? Yeah. Okay, thanks very much. And capital goods, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विवेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपने सभी सेक्टर्स और इंडिया एक्सिस से बातचीत की, अपना रुख रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ श्री विवेक महाजन बातचीत करते हुए। खैर, विवेक अब मेरे लिए थोड़ी सी सहूलियत है क्योंकि अब एक ही विवेक हमारे साथ है। विवेक, आपकी राय चाहूंगा अभी ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि 2-3 दिन में मिड कैप इंडेक्स भी काफी नीचे आया है, काफी डिट्रेस भी हुआ। डेफिनेटली मिड कैप में एट द प्राइस ऑफ 5600 जब 56 सुबह निफ्टी था, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत शानदार नहीं था, प्रॉफिट पोटेंशियल्स काफी कम थे और रिस्क ज्यादा था। आपकी राय क्या होगी? अभी मिड कैप में आप क्या लेना चाहेंगे इस वक्त? मिड कैप स्पेस को अगर जो हम देखें कि जब निफ्टी करेक्ट हो रहा था, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों स्पेस में हम बाइंग देख रहे थे। वहां पर काफी समय तक मिड कैप और स्मॉल कैप ने होल्ड करने की कोशिश की है। पिछले 2-3 सेशंस से हम करेक्शन देख रहे हैं मिड कैप स्पेस के अंदर, लेकिन ये करेक्शन एक कोशियस मूव है। इसमें मतलब कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि डिप्स पर बाइंग की स्ट्रेटेजी अगर जो फॉलो की जाए मिड कैप स्पेस में, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो यहाँ पर सिलेक्टिव स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं मिड कैप स्पेस में। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एक पिक रहेगा हमारा, जहां पर आप जितना नीचे जाए स्टॉक तो वहां पर बाइंग की जा सकती है। इस बीच नवीन नाथ हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए, फोन लाइन पे ही है और उनसे सीधे संपर्क नहीं हो पाया। नवीन, मॉर्निंग। आपकी राय नवीन क्या है इस वक्त? आप इस इवेंट को देखते हुए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्लोजिंग पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि एज टुमारो इज अ बिग इवेंट गोइंग टू बी लाइंड अप रिलेटेड टू दिस यूपी इलेक्शन, ऐसा लगता है कि मार्केट काफी लाइट होकर जा रहा है और जो भी पोजीशन है उसमें एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं लोग। बट स्टिल एक जो व्यू आप बना सकते हो मार्केट में कि सिलेक्टिवली जो सेक्टर और स्टॉक डायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे इन इलेक्शन आउटकम के साथ, उनमें आपको एक ट्रेडिंग बाउंस बैक इन नेक्स्ट 1-2 डेज में दिख सकता है, जो कि आज भी कंटिन्यू हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली वो सारे स्टॉक काफी एक्टिव रहेंगे रिलेटेड टू दिस इलेक्शन आउटकम। उसमें आप जैसे आज भी देख रहे हो कि एडीएजे स्टॉक्स काफी मोमेंटम में हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपना मोमेंटम 1-2 दिन और बरकरार रख सकते हैं। और उसके अगेंस्ट में जो शुगर स्टॉक्स पे आप एक थोड़ा व्यू लेके चल सकते हो फॉर 1-2 दिन की ट्रेडिंग के लिए।
ये एडीएजी में क्या अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दे रहे हैं आप इस वक्त? लॉन्ग करके अगर ठीक है, आई मीन बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे ओवरनाइट ट्रेड में आज कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट, लेकिन एडीएजी में एक स्टॉक अगर पिक करके कल के लिए जाना हो तो वो क्या होगा आपकी तरफ से? उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग पिक एडीएजी ग्रुप में आर पावर रहेगा, क्योंकि वो पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छा एक्यूमुलेशन इसमें होता जा रहा है और अभी भी जैसा ये ट्रेड कर रहा है अराउंड 137 के आसपास, इसमें एक अच्छा 136 के आसपास एक अच्छा लेवल बन सकता है इसमें कि आप ओवरनाइट भी पोजीशन कैरी कर सकते हो और इसमें आपको कम से कम ऊपर में 4-5 रुपए का मोमेंटम कल के हिसाब से भी दिख सकता है। तो एक लेवल ऑफ 142-145 ऊपर के लिए आप कर सकते हो उसमें ट्रेड। चलिए मैं आपके साथ लौटता हूँ। रवीन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धर्मेश, मैं आपसे अगर पूछूं कि इस वक्त आप रियल एस्टेट और सिर्फ रियल एस्टेट, मैंने ब्याज दरों से जुड़े सेक्टर्स पर आपसे बात की जिसमें रियल एस्टेट इंक्लूड हो गया, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले डीएलएफ को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित होगी। आई होप आपने उसके बारे में या फिर उससे जुड़ी जब तमाम बातें थी उसके बारे में सुना हो। इस काउंटर आपकी स्क्रीन पर है, क्या इंपैक्ट पड़ा है उस रिपोर्ट का? 100 रुपए आंका गया है उस रिपोर्ट को। इनके एसेट्स, लैंड क्वालिटी, उसके वैल्यूएशंस, ये किस तरीके से करते हैं और बाजार किस तरीके से करेगा आने वाले समय में। थैंक गॉड आज की तारीख में कोई रेगुलेटर नहीं है इस सेक्टर में। अगर रेगुलेटर होता तो इस सेक्टर का क्या हाल होता? आपकी राय, आप किसी भी स्टॉक को पिक करेंगे इस वक्त या फिर कंप्लीटली अवॉइड कैटेगरी में रखेंगे इसको? जी नहीं, मैं रियल एस्टेट से दूर रहना पसंद करूंगा, क्योंकि वैसे ही मेरे हिसाब से इन लोगों के पास इतना स्टॉक है कि जिसको बेचने अगर बाकायदा बाजार में निकलेंगे तो मुश्किल होनी है, क्योंकि इकोनॉमी का जो शेप है उसमें हिंदुस्तान की जनता के पास 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के फ्लैट लेने की कैपेसिटी नहीं है। और इन्होंने अपने जो भी आप चाहे दिल्ली, नोएडा, मैंने 4 मेजर मेट्रोज जो है, कोई भी फ्लैट आपको 2 बेडरूम हॉल किचन का 1 करोड़ से नीचे मिलता नहीं है कहीं पे भी। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये स्टॉक को मैंने ये सब बहुत ही बिटन डाउन सेक्टर है, इसको लेकर के हो सकता है कि कुछ एक स्टॉक इसमें अपवाद हो सकते हैं, जैसे अभी अजमेरा रियलिटी आपने दिखाया। मैं समझता हूं वहां पे वैल्यू है, क्योंकि कंपनी के बुक्स में कोई डेट ही नहीं है और अच्छी खासी अपसाइड इसमें हो सकती है, क्योंकि इनके पास जो लैंड बैंक है उसके ऊपर अगर ये डेवलप करके बेचे तो 8 से 10 हजार करोड़ रुपया रियलाइज कर सकती है कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 years, और कंपनी आपको 500 करोड़ में मिलती है हार्डली। तो ऐसे कोई अपवाद हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर में, बट अदरवाइज मैं रियल एस्टेट सेक्टर से दूर रहना पसंद करूंगा, क्योंकि जैसे डीएलएफ में हुआ है ऐसे काफी और भी जगह हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे सकता है। बेटर है पावर, इंफ्रा और बैंकिंग, ये 3 सेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं, बट प्योरली बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। विवेक, आपकी राय क्या होगी पावर स्टॉक्स पर? आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि हमने पुल बैक तो देखा था काफी स्ट्रॉन्ग इसमें। इस बीच अगर आप देखें तो यहाँ पे खबर आती हुई, खबर ये है सीमेंट कंपनी से जुड़ी खबर है और कंपनी ने मुंबई सर्किल में सीमेंट के दाम लगभग 10 से 15 रुपए प्रति बैग बढ़ाए हैं। मुंबई रीजन में यहाँ पर सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ाने में सक्षम रही हैं और अभी भी इन्होंने आप देखें तो 10 से 15 रुपए प्रति बैग इजाफा किया है। थैंक गॉड। आज से लगभग 8-9 महीने पहले जब खबर आती थी कि सीमेंट कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं तो उस वक्त हमें ये हमारे आगे, और जब हम इस खबर को पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था कि ये जो प्राइस हाइक हो रहे हैं सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन नवीन, इनफैक्ट विवेक, ये जितनी भी खबरें आई प्राइस हाइक की, ये कंपनियां प्राइस हाइक को सस्टेन करने में सक्षम रही हैं, सस्टेन हो गए हैं प्राइस हाई लेवल्स पे। आपकी राय, सीमेंट काउंटर जिन पे हमने बहुत कम बात की और यही ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, ये टेक ऑन सीमेंट स्पेस और कोई काउंटर जो आके आप लॉन्ग साइड पर रखना चाहें इस वक्त? सीमेंट स्पेस पे अगर जो हम देखें तो प्राइसेस पिछले 1 साल के अंदर काफी बढ़ाए गए हैं और उनकी डिमांड पर ओवरऑल काफी फर्क नहीं देखने को हमें मिला है। डिमांड इंटैक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी काम कर रहे हैं। इस सेक्टर, ये एक सेक्टर रहा है जिसने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को पिछले 1 साल के अंदर। जितने भी स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, ग्रासिम, इन्होंने न्यू हाइज बनाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सेक्टर है जिसने आउट परफॉर्म किया है थ्रू आउट द डिक्लाइन ऑफ द मार्केट। दूसरी बात ये है कि जब रैली हुई थी मार्केट में तो इन्होंने इतना पार्टिसिपेशन नहीं किया जितना कि बाकी सेक्टर्स ने किया था। अब ये स्टॉक्स अपने हाइज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और ऐसे में अगर जो खबर आती है कि दाम बढ़ाए गए हैं तो एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक थोड़ा सा रैली हो सकती है स्टॉक्स के अंदर, पर ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट इससे आने वाला है। हाँ, ये सेक्टर रियल्टी से जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। बजट में हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रियल एस्टेट को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि एक अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में रेगुलेटरी बॉडी काफी टाइम से एक्सपेक्ट की जा रही है, तो उस फ्रंट पर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हम देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। तो वहां पर कुछ होता है तो
इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए भी अच्छा होगा और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं मधुर से। अभी कुछ देर पहले मैंने खबर पढ़ी थी, आपको समझाई थी खबर, वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज और एटीएजी समूह के बीच जो तालमेल है, जिसको बढ़ाने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं बीते साल लगभग दिसंबर में शुरू की गई थी चोरवाड़ में, जब ये दोनों भाई मिले थे एक बार फिर से, और मीडिया और इनफैक्ट जी बिजनेस ने इस इवेंट को काफी हद तक कवर किया था, भरपूर तवज्जो दी थी इस तालमेल को, इस मेलजोल को, और वो अब अगर आप देखें तो अब आंकड़ों के लिहाज से और खबरों के लिहाज से सामने आने लगा है। क्या खबर है हालिया, आइए मधुर से जानते